नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। और नगर पंचायत राजेश सुल्तानपुर के मुख्य चौक पर लंबे समय से बने अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन और नगर पंचायत की संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाया और इस अभियान के तहत सड़क और चौराहे पर अवैध रूप से लगाए गए ठेले, अस्थायी दुकानें और अन्य अवरोधकों को हटाया गया। कार्रवाई के उद्देश्य सार्वजनिक मार्गों को सुगम बनाना और आम लोगों को हो रही असुविधा से राहत दिलाना था। अभियान के दौरान अधिकारियों ने अतिक्रमण करने वालों को सख्त हिदायत दी है कि भविष्य में यदि दोबारा सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा किया गया तो नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हटाए जाने के बाद से मुख्य चौक पर यातायात व्यवस्था बेहतर हो गई है और लोगों को जाम की समस्याओं से काफी हद तक निजात मिली है। तो वही खबर अमरोहा से है, जहां पर प्रशासन ने अवैध गेस्ट हाउस पर कड़ी कार्रवाई की है। गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया है और छापेमारी में गेस्ट हाउस से पकड़े गए हैं 2 जोड़े। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां पर जिले के गजरौला क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित एक गेस्ट हाउस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया है। और ये कार्रवाई चौपाला चौकी क्षेत्र के अंतर्गत भानपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित जी के गेस्ट हाउस में की गई है, जहां पर छापेमारी के दौरान 2 जोड़े पकड़े गए हैं और इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों की ओर से गेस्ट हाउस को लंबे समय से शिकायतें की जा रही थी और इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने जांच कराई, जिसमें सामने आया कि गेस्ट हाउस बिना आवश्यक अनुमति के संचालित किया जा रहा था और इसके बाद से प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करने का निर्णय लिया। छापेमारी के दौरान एसडीएम और साथ ही सीओ मौके पर मौजूद रहे तो दूसरे पार्षद की गहन जांच भी की जा रही है। ऐसे में जांच में नियमों का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर प्रशासनिक टीम ने गेस्ट हाउस को फिलहाल सील कर दिया है और मौके पर मिले लोगों से पूछताछ जारी है। यहाँ पर काफी दिन से शिकायत मिल रही थी गेस्ट हाउस की, तो आज हम लोगों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करी और यहाँ पर देखा था तो कुछ लड़कियाँ थी और लड़के थे जो यहाँ पर रह रहे थे। उनके द्वारा कोई प्रॉपर आईडी भी अपनी नहीं दिखाई गई। और दूसरा ये कि इस गेस्ट हाउस का कोई भी रजिस्ट्रेशन हमें इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, कोई परमिशन नहीं है और सराय एक्ट की भी कोई परमिशन इनके पास में नहीं पाई गई है। तो इस वजह से एक तरीके से इलीगल तरीके से यहाँ पे चल रहा था, जिसको अभी हम सीज। मैडम, तमाम यहाँ आबादी में चल रहे हैं गेस्ट हाउस पर लगातार कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल, आज हुई है और आगे भी जैसे भी शिकायतें मिलेंगी जिस भी गेस्ट हाउस की, आगे भी हम निरंतर कार्रवाई करते रहेंगे। तो वहीं संभल जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए चलाए गए विशेष अभियान प्रभावी साबित हुए हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विद्युत विभाग, पुलिस और पीएसी की संयुक्त टीमों ने लगातार छापेमारी की कर बड़ी कार्रवाई की और बिजली चोरी के मामले का बड़ा खुलासा किया है। और इस अभियान के अवैध कनेक्शन और मीटर से में छापेमारी पर रोक लगाई गई है और बेहतर बिजली व्यवस्था के लिए एबीसी केबल और स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जिससे ऊर्जा की बचत हुई है और राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। सख्त निगरानी और कानूनी कार्रवाई के कारण बिजली कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है और जिले में लाइन लॉस भी कम हुआ है। और इस पहल से न केवल सरकारी आय में इजाफा हुआ है, बल्कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी अधिक मजबूत और व्यवस्थित बनी है। संभल टाउन के अंतर्गत स्थितियां बहुत ही विकट थी। लोगों का लोग बिजली बिल भरने से एकदम दूर रहते थे बिल्कुल, और प्रशासन को या बिजली विभाग के जो कर्मचारी अधिकारियों को भगा देते थे कि उनको बिल्कुल भी जमा करने के लिए मतलब कि पहुंच नहीं पाते थे। तो उसके बाद प्रशासन के सहयोग से काफ़ी हमारे यहाँ चीज़ें सुधरी हैं। तो उसी आंकड़ों के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा मैं। लगभग हम लोगों ने, जैसे डीएम साहब ने बताया कि मुख्यतः एलटी केबल लगाने से, आर्मर्ड केबल लगाने से हमारी बिजली चोरी की रोकथाम हुई। इससे लगभग 155 किलोमीटर की हमने केबल लगाई। स्मार्ट मीटर की स्थापना भी की गई, लगभग 50,000 स्मार्ट मीटर की स्थापना हुई। इससे भी काफ़ी हमारी चोरी के रुकने की पूरी प्रभाव पड़ा। इसके अलावा जो 100 मिलियन यूनिट्स की हमने बचत करी, जो कि एवरेज 6 रुपये के रेट के हिसाब से लगभग 7 करोड़ का राजस्व बनता है। उससे हमारा प्रत्यक्ष रूप से 60 करोड़ का राजस्व बचा। इसके बाद ही बेहतर बिलिंग एफिशिएंसी बढ़ी, हमारी बिलिंग बढ़ेगी तो कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ी। उससे लगभग हमारा 51 करोड़ रुपए का भी रेवेन्यू हम लोग को की आय अर्जित हुई है। इसके बाद जो चोरी के मामले थे, जैसे साहब ने बताया, डीएम साहब ने 6526 मामले थे, उसमें भी जो असेसमेंट था लगभग हमारा 35 करोड़ था। तो ओवरऑल अगर आप विगत वर्ष की तुलना करेंगे तो लगभग हमें 181 करोड़ का फायदा हुआ। 181 करोड़ का प्रत्यक्ष रूप से हमें मुनाफा हुआ। जॉइंट मीटिंग डीएम साहब के
तब तत्कालीन एससी साहब के और मेरे बीच में हुई, तो उस मीटिंग के अंदर ये प्रकाश में आया कि बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ विभिन्न प्रकार के यूनियन हैं, उनकी वजह से कुछ सेक्टरों में नहीं जा पा रहे थे, या फिर किसी पर्टिकुलर एक आबादी के दबाव में वहाँ काफ़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, या फिर बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट की जाती थी, या फिर उनके खिलाफ कोर्ट के माध्यम से मुकदमे लिखवाने या छेड़खानी के मुकदमे लिखवाने की तहरीर लेके लोग विभिन्न थानों पर पहुंच जाते थे। इसकी वजह से बजाय कि बिजली विभाग के लोग किसी प्रवर्तन की कार्रवाई करें, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होने का अंदेशा रहता था। इस तरीके का एक माहौल उस समय परिलक्षित हुआ था। उसको रिवर्स करने के लिए, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए डीएम साहब के और मेरे द्वारा प्रत्येक दिन पीएसी को साथ में लेके विभिन्न थानों की फोर्स के साथ में ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पूर्व में बिजली विभाग के व्यक्तियों को या तो मारपीट की जाती थी उनके साथ, उन क्षेत्रों में हमारे स्वयं के द्वारा जाया गया। वहाँ पे बिजली विभाग के द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई, जो कि अभी डीएम साहब के द्वारा बताया गया, और एक अच्छा तालमेल प्रशासन, पुलिस और बिजली विभाग के साथ में एक जो बहुत बड़े मात्रा में जो रेवेन्यू का लॉस था उसको बढ़ाने के लिए किया गया। सितंबर 2024 से एक बिजली चोरी रोकने के लिए और बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए बिजली विभाग, पुलिस और प्रशासन का एक समन्वित अभियान चलाया गया था। वो अभियान इसलिए चलाया गया था क्योंकि उस समय कुछ गांवों में और शहर की कुछ पॉकेट में 90% से लेकर 100% तक लाइन लॉस था, कुछ स्थानों पर 82% था। इसी तरह जो शहर का एवरेज था संभल का, वो 60% लाइन लॉस का था, और पूरे जनपद का जो एवरेज था वो 40% से अबव लाइन लॉस का था। इसलिए उस समय एक ज्वाइंट मीटिंग की गई सितंबर में, और उसी समय 18 सितंबर से इस अभियान को शुरू किया। तो वहीं यूपी के बांदा में पुलिस की चुस्त पैरवी ने एक बार फिर से घिनौने अपराधी को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया है। 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को आज बांदा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। फांसी की सजा पहले वाले इन अपराधियों ने जुलाई में इन वारदात को अंजाम दिया था, जिस पर पुलिस ने वारदात के 5 घंटे बाद ही आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया और गंभीर रूप से घायल बच्ची को भी बरामद कर उसको इलाज के लिए हायर सेंटर भेज दिया। पुलिस की पैरवी के चलते चार्जशीट दाखिल होने के बाद से 56 दिन के भीतर ही इस रैपिस्ट को फांसी की सजा सुनाई गई है। दुष्कर्म और हैवानियत का ये मामला बांदा जिले का बताया जा रहा है, जहां पर 25 जुलाई 2025 को ये मामला सामने आया था, जहां पर अमित नाम के एक दरिंदे ने 5 साल की मासूम के साथ टॉफी दिलाने के बहाने उसके साथ दरिंदगी की थी। देखिए, इस प्रकरण के बारे में बता दें, दिनांक 25 जुलाई को जनपद बांदा के थाना कालिंजा क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 6 वर्ष थी, उसके साथ उसी के पड़ोसी व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया है, जिससे उसकी हालत काफ़ी गंभीर है। सूचना मिलते ही तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। बच्ची का बेहतर इलाज करने हेतु मेडिकल कॉलेज से उसको हैलेट हॉस्पिटल कानपुर रेफर कराया गया, जहाँ पर बच्ची की हालत स्थिर की गई। इसमें जो टीम्स हमने गठित की थी, उनके द्वारा जो नामित अभियुक्त था उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जिससे उसके दोनों पैर में गोली लगी थी। इस पूरे प्रकरण की विवेचना को साक्ष्य संकलन करते हुए, टेक्निकल साक्ष्य संकलित करते हुए जल्द से जल्द समय में इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था चार्जशीट को। आज दिनांक 6 जनवरी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा इसमें सुनाया गया है, जिसमें जो अभियुक्त है उसको मृत्युदंड की सजा दी गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में माननीय न्यायालय के द्वारा एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। दरअसल यह फैसला 56 दिनों में सुनाया गया है। आपको बता दें कि 25 जुलाई सन 2025 को एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना बांदा जनपद के कालिंजा थाना क्षेत्र अंतर्गत से सामने आई थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैर पर गोली मारी गई थी। हालांकि पुलिस के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए गए न्यायालय पर आज उसी मामले पर दुष्कर्म के आरोपी को सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। बांदा से डेली 24 भारत के लिए अल्तमश हुसैन की रिपोर्ट। उत्तर तो वहीं बार एसोसिएशन चुनाव की मतगणना लगातार रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है और मतगणना के 7वें चरण के पूरे होने तक एडवोकेट दीपक पांडे अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदी पर मामूली बढ़त बनाए हुए हैं और वो 4 मतों से आगे चल रहे हैं। दोनों प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला होने के कारण
हर राउंड के नतीजों पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल मतगणना के 8वें राउंड को रोक दिया गया है और इसे अब अगले दिन आयोजित किया जाएगा। ऐसे में चुनाव के अंतिम परिणाम जानने के लिए अब एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा। निर्णायक चरण जो है वो शेष होने के कारण समर्थकों और अधिवक्ताओं में उत्सुकता बनी हुई है और बाढ़ चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी और ताजा जानकारी के लिए सभी की नजरें आगे की मतगणना पर टिकी हुई है। देखिए, सचिव पद के चुनाव के लिए सचिव पद के जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने काउंटरों में जा चुके हैं और दीपक पांडे और गौरव राठौर में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। दोनों के समर्थक अपने अपने नेताओं की जिंदाबाद कर रहे हैं। देखिए, बाढ़ का चुनाव हमेशा से एक बहुत ही कांटे का टक्कर था और इतना माहौल गर्मा गया। आखिरी राउंड में आने तक बताया जा रहा था दीपक पांडे 4 वोटों से चुनाव जीत रहे थे। उसके बाद गर्मा गर्मी हुई। प्रशासन ने ये तय किया दोनों प्रत्याशियों के माध्यम से कि अब जो काउंटिंग जो होगी वो कल होगी, जो कि सभागार में होगी। तो आज कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। बाकी प्रत्याशी जीत चुके हैं, लेकिन सचिव पद पर आज कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। 7 राउंडों के बाद दीपक पांडे 4 वोटों से आगे बताए जा रहे थे। आगे की घटना के लिए जुड़े रहिए, कल हम आपसे जुड़ेंगे। आज कोई चुनाव का रिजल्ट सचिव पद पे नहीं आ रहा है। देखिए, ठंड का माहौल है और बाढ़ के चुनाव चल रहे हैं। बाढ़ के चुनाव में कई लोगों के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन जो मुख्यतः अध्यक्ष और सचिव का चुनाव है उसकी काउंटिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। जुड़े रहिएगा हमसे, हम पल पल की खबर आपको देंगे। मैं दिल्ली 24 भारत से विनोद जोशी। तो वहीं बिजनौर जिले के नजीबाबाद में रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक मोबाइल की दुकान में अचानक से ही आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है, जिसने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आकर दुकान में रखे मोबाइल और साथ ही कई अन्य सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गए। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड टीम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। मुझे गजेंद्र सिंह ने सूचना दी 8:56 पर रेलवे स्टेशन रोड पे मोबाइल पार्ट की दुकान में आग लगी। मैं शीघ्र फायर स्टेशन महावतपुर से अपनी यूनिट के साथ में घटनास्थल पहुंचा। घटनास्थल पर आकर के देखा तो दुकान में मोबाइल की आग लगी। शटर दोनों को गिरे हुए थे। तुरंत शटर को खुलवाया गया। शटर खुला करके मोटर फायरिंग में पंपिंग करके आग को बुझा दिया गया है और आसपास की दुकानों को फिर बचा दिया गया है। समय रहते आग पर काबू पा लिया है। अगर आग जो बराबर की दुकानों में होती तो काफ़ी हानि हो सकती थी। केवल जो किसी मोबाइल वाली दुकान है जिसमें आग लगी है पूर्ण रूप से बुझा दी गई है। आज शाहिद मियाँ की दुकान में आग लगी है। भाई, आदमी की पूरी ज़िंदगी कमाई होती है, दुकान लगाने में उधार भी लेता है, ज़रूरत से भी करता है। तो ये बहुत बड़ा झटका है उनकी ज़िंदगी में और बस यही दुआ कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में वो इतना कमाए कि इस हादसे को भूल जाए। ये हादसा उनको छोटा लगे, इतना ज़्यादा कमाए। लोगों का वो पैसे 3 घंटे बाद अग्निशमन पहुंची है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? जल्दी आने चाहिए फायर ब्रिगेड वालों को और इस बारे में हम वार्ता करेंगे कि इस तरह और जल्दी आया जा सकता है। तो वहीं हमीरपुर में मंगलवार को कड़ाके की ठंड ने लोगों को बेहाल कर दिया है, जहां पर न्यूनतम तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जहां पर दिन के समय काफी ठंड महसूस की जा रही है। ऐसे में शीतलहर और घने कोहरे के बीच देर रात जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने जिले में सर्दी से बचाव की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण की सूचना मिलते ही नगर पालिका की ओर से जलाए जा रहे अलाव में लकड़ी की मात्रा बढ़ा दी गई है, ताकि निरीक्षण के दौरान किसी तरह की कमी नजर न आए। रात करीब 9:15 बजे डीएम ने सबसे पहले नगर में संचालित वृद्ध आश्रम का निरीक्षण किया, जहां पर रह रहे बुजुर्गों से उन्होंने सीधी बातचीत की और उनकी समस्याएं जानी और सर्दी से बचाव के लिए कंबल वितरित किए। अलाव की व्यवस्था की है। साथ ही जितने भी हमारे ब्लॉक स्तर पे और तहसील स्तर पर रैन बसेरों का संचालन किया गया है, इसमें विभिन्न जो अधिकारी हैं वो रेगुलरली इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं और कुछ कमियां हैं तो उसके सुधार के लिए निर्देश भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे द्वारा भी जो यहाँ पे रैन बसेरे हैं, वृद्धाश्रम है और हॉस्पिटल का सर्दी को लेके और बाकी जो तैयारी है उसको लेके निरीक्षण किया गया। इससे अलाव की व्यवस्था की है। साथ ही जितने भी हमारे तो वहीं कन्नौज जिले में वन विभाग के अंतर्गत आने वाले सरकारी जंगलों में अवैध कटान का सिलसिला लगातार जारी है। आरोप है कि जंगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले विभाग ही इस लापरवाही और अनियमितताओं में कहीं ना कहीं शामिल नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 1 सप्ताह पहले भी सरकारी जंगल में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की गई थी, लेकिन मामला
रसूखदार लोगों से जुड़ा होने के कारण उसे दबा दिया गया और अब एक बार फिर से उसी सरकारी जंगल से बबूल की लकड़ी काटकर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे में खबरों की माने तो वायरल वीडियो तिरवा तहसील क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर खुलेआम लकड़ी की कटाई और ढुलाई होती दिखाई दे रही है और इस घटना ने वन विभाग की कार्यप्रणाली और जंगलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो सरकारी जंगल पूरी तरह से उजड़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद अब प्रशासन और वन विभाग की भूमिका पर भी निगाहें टिकी हुई है। तो वहीं कानपुर के जजमऊ थाना क्षेत्र से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर सुबह महिलाओं से जुड़े पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो परिवारों के बीच चल रहे तनाव के बीच नकाबपोश बदमाशों ने एक ही रिक्शा पर फायरिंग कर दी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल फैल गया। गोली लगने से ई रिक्शा की हेडलाइट जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि उसमें सवार 4 लोग किसी तरह से सुरक्षित बच गए। जानकारी के अनुसार उन्नाव के गंगा घाट निवासी मुहर्रम अली उर्फ राजू अपनी मां के साथ बहन की मदद के लिए पहुंचा हुआ था और इसके बाद से आरोप है कि विवाह के बाद से ही बहन को ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था और मंगलवार सुबह मारपीट की घटना हुई और इसी विवाद के दौरान आरोपियों ने बाहरी लोगों को बुला लिया और जब राजू और उसकी मां ई रिक्शा से वापस लौट रहे थे तभी एक व्यक्ति ने उन्हें डराने के बाद अचानक से ही फायरिंग शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये मामला पारिवारिक विवाद से शुरू हुआ था। 2 पक्ष हैं, एक गोलू है और उसकी वाइफ गुड़िया है। गोलू यही जाजमऊ क्षेत्र का निवासी है, गुड़िया उन्नाव क्षेत्र की निवासिनी है। तो इन दोनों के बीच में कहा सुनी हुई थी। फैमिली ने एक दूसरे को कुछ बोला था। गुड़िया यहाँ जाजमऊ में आई थी और जाजमऊ में यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ था। लड़ाई झगड़े के बाद जब ये लोग ऑटो से वापस उन्नाव की तरफ जा रहे थे तो गोलू साइड की फैमिली ने एक रमाशंकर नाम के व्यक्ति को एलिजिडली बुलाया और ये काफ़ी सारे आई विटनेसेस से हमें ये पता चला है कि रमाशंकर बाइक से आया और उसने ऑटो की तरफ एक गोली फायर की है। हम लोग को मौके से वो ऑटो का टूटा हुआ लाइट भी बरामद हुई है और एक बुलेट केसिंग भी बुलेट बरामद हुई है और अभी बाकी लोग फरार हैं। जो गोलू साइड की फैमिली है वो भी वहाँ से फरार है, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। भैया मैं 3 खंबे की तरफ से आ रहा था चुंगी, 5 सवारी मिली, हमने बैठा लिया और इधर से जा रहे थे 2 लोग, पता नहीं कौन थे, एकदम से आए। बस मेरी गाड़ी आ रही थी, हमने रोका भी नहीं, गाड़ी सवारी आ रही थी, बैठाला हमने, चल रहे थे। चलती गाड़ी में मेरी कोई आया, बंदूक मारी, गोली चला गया। गोली बाहरी वहीं पड़ी थी। नहीं जानते हैं। गोली चलाई है? ये सवारी का मसला था कुछ लग रहा में। अरे वो थोड़ी वो मुठभेड़ हो रही है, उसमें गोली चला दिया उसने। क्या हुआ? मतलब लेडीज की लड़ाई थी तो वो मतलब कि कोई उसकी बहनें रखे होगी, मेरी बहनों का, तो वो आया होगा तो उसने गाली गुलाज देने लगा। देख हमने कहा गाली गुलाज मत दो, हम नहीं बोल रहे तो तुम भी मत बोलो, लेडीज बोल रही है, बोलने दो। तो नहीं, कह रहा है कि अम्मा बहन ये वो, गाली गुलाज देने लगा तो हम भी देने लगे गाली में। उसी में हाथापाई हुई है, थोड़ा उसको मारा, थोड़ा उसने मुझे मारा है और फिर उसने कट्टा इधर से दिखाते हुए गया था, फिर उधर। तो वहीं कानपुर नगर के घाटमपुर क्षेत्र में किसानों और ग्रामीणों के लिए खुशखबरी है। लंबे समय से इलाके में खेतों में घुसने और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले आवारा पशुओं ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा रखी थी और अब इस समस्या को स्थानीय समाधान दिखने लगा है, क्योंकि नगर पालिका परिषद घाटमपुर में एक बड़ी कान्हा गौशाला का निर्माण कर रही है और जो कि जल्द ही चालू होने वाली है और इस गौशाला का निर्माण से आवारा गाय और अन्य पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा, जिससे वो खेतों और सड़कों में नहीं भटकेंगे और किसानों की मेहनत से उगाई गई फसल बर्बाद होने से बच जाएगी। जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने गौशाला के निर्माण की सराहना करते हुए कहा कि ये केवल एक गौशाला नहीं बल्कि किसानों की समस्याओं को कम करने और उनके आर्थिक नुकसान को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। घाटमपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में आवारा पशुओं की वजह से किसानों को लगातार नुकसान उठाना पड़ता था और अब जब ये वृद्ध गौशाला पूरी तरह से संचालित में आएगी तो किसानों को अपने खेतों की सुरक्षा का भरोसा मिलेगा और ग्रामीण जीवन भी अधिक सुरक्षित और संतुलित बनेगा। आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करने के लिए जो शासन की एक महत्वपूर्ण नीति है कि बृहद गौशाला बनाया जाए, उसी में जो हमारा दूरस्थ क्षेत्र है कानपुर नगर का घाटमपुर, यहाँ पे नगर पालिका घाटमपुर द्वारा एक गौशाला का बृहद गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और 500 पशुओं की क्षमता इसमें है। गुणवत्ता जो प्रथम दृष्टया देखा गया संतोषजनक है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया है कि जो इसकी क्वालिटी है वो अच्छी है
और हमारा जो मुख्य लक्ष्य होगा कि इस गौशाला को पूर्ण कराकर जनवरी माह के अंत तक हम इसको इस्तेमाल में ले आएं, ताकि जो क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में या आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो आवारा पशु की समस्या है उससे हम किसानों को राहत दिला सकें। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं कि कोई भी आवारा पशु वहां ना रहे और पशुओं को प्रॉपर सुरक्षा भी मिले, प्रॉपर उनको भोजन पानी भी मिले, उसके लिए ये गौशाला जो घाटमपुर की है ये कानपुर में डीसीपी क्राइम के निर्देशन के बाद से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर पुलिस ने मादक पदार्थों के एक बड़े मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है और जिनका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। आरोपियों के कब्जे से लगभग 4 किलो चरस बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत जो लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तारी के बाद से दोनों आरोपियों को कानूनी कार्रवाई के तहत जेल भेज दिया गया है और इस अभियान से न केवल अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकी गई है, बल्कि जिले में अपराध नियंत्रण के प्रयासों को भी मजबूती मिली है। इनसे ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि शहर में कई जगह चरस बेची जा रही है। इस सूचना के आधार पर कमिश्नर महोदय ने क्राइम ब्रांच की एक टीम गठित की थी इसी काम के लिए। आज इसमें कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को क्राइम ब्रांच की टीम और विष्णु की टीम ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से लगभग 4 किलो चरस बरामद की गई है। विस्तृत पूछताछ की गई है। पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया है कि ये लोग नेपाल और बिहार से चरस ले आ रहे थे। करीब 4 किलो चरस है और जिसकी अनुमानित कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करीब 10 लाख रुपए है। इससे अभी विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि और कितनी बार और कहां ले आकर के इन लोगों ने बेचा है। लोकल कंजम्पशन के लिए ये बताया गया कि ये लोग बेच रहे थे यहीं पे। कौशाम्बी जिले की कई गौशालाओं में मवेशियों की दुर्दशा चिंता बढ़ा रही है। गायें जो है भूख और प्यास के कारण कुपोषित हो रही हैं, जिससे उनकी मौतें अब जो है आम हो गई है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि कई गौशालाओं में मृत मवेशियों के शव छतों पर या फिर छत के आसपास दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो प्रशासन की लापरवाही और अव्यवस्था को उजागर कर रहा है। बता दें कि सरसवा ब्लॉक के दानपुर ग्राम पंचायत की गौशाला की स्थिति सबसे चिंताजनक है। वहां के जिम्मेदार अधिकारी जो एक साथ 2 पदों पर तैनात है, एडीओ पंचायत और ग्राम पंचायत सचिव, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से निभाने में विफल दिखाई दे रहे हैं। गौशाला में गायों को पर्याप्त चारा और पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, जबकि सरकारी फंड और योजनाएं मौजूद हैं। शिकायतों के बावजूद भी अधिकारी मौके पर नहीं आते हैं और कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। स्थानीय ग्रामीण इसे लापरवाही भरी नजरों से देख रहे हैं और प्रधान और सचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गौशालाओं के संचालन में पारदर्शिता, नियमित निरीक्षण और साथ ही जिम्मेदार प्रबंधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उचित देखभाल, पर्याप्त चारा, पानी और समय पर चिकित्सक उपलब्ध कराए जाए बिना मवेशियों की सुरक्षा और जनजीवन और साथ ही जीवन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। बता दें कि जिले की ये स्थिति स्पष्ट रूप से ये दर्शाती है कि सरकारी बजट का सही उपयोग और प्रशासनिक जिम्मेदारी की भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य पूरे देश को स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त बनाना था और इसके तहत लोगों को खुले में शौच से बचना और स्वास्थ्य में सुधार लाने और स्वच्छता के प्रति आदतें बदलवाने के लिए हर ग्राम पंचायत में समुदाय शौचालय बनाए गए और इन शौचालयों के निर्माण में लाखों रुपए खर्च भी किए गए थे ताकि ग्रामीणों को सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान मिल सके। इसके बाद से कौशाम्बी जिले के सिरथू ब्लॉक के ग्राम सभा बिछौरा में ये योजना पूरी तरह से असफल साबित हुई है, जहां पर बनाए गए समुदाय शौचालय के जिम्मेदारों ने पूरी तरह से अपेक्षित छोड़ दिया है। निर्माण कार्यों के बाद भी यहां पर जर्जर हो गया है और दरवाजे और ताले खराब हो गए और जमा हो गया। ऐसे में ग्राम प्रधान और सचिव की लापरवाही के कारण लाखों रुपए की लागत से बनी ये सुविधा ग्रामीणों के लिए बंद होकर रह गई है। अभी जब से बना हुआ ये चालू ही नहीं हुआ तो क्या करें। तो आप लोग शौचालय कहाँ, पानी की व्यवस्था है ना भी कोई चीज है वहाँ पे, तो क्या करेंगे इंसान लोग। तो आप यहाँ के जो हैं लोग बाहर जाते हैं शौचालय, बाहर जाते हैं सर। अभी जब से बना हुआ ये चालू ही नहीं हुआ तो क्या करें। तो आप लोग शौचालय कहाँ, पानी की व्यवस्था है ना भी कोई चीज है वहाँ पे, तो क्या करेंगे इंसान लोग। तो आप यहाँ के जो हैं लोग बाहर जाते हैं शौचालय, बाहर जाते हैं सर। अभी जब से बना। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।